हेलो बच्चों, मैं राजकुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, रसायन विज्ञान के 5वें चैप्टर पृष्ठ रसायन के बहुविकल्पी प्रश्नों को इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को करा दिया गया है और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पे लग जाएगा। अब आज लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हल कराया जाएगा, जिसके प्रश्न पिछले वीडियो में दे दिए गए थे। अब आज यहाँ प्रश्न क्या लिया गया है, जैसे पहले प्रश्न का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पिछले वीडियो में आपका करा दिया गया है। यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या है, समांग तथा विषमांग उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। समांग तथा विषमांग उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका डेफिनेशन आसानी के लिए हमने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है। वैसे परिभाषा समांग उत्प्रेरण का क्या है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में होते, या तो दोनों ठोस हों, या तो दोनों द्रव हों, या तो दोनों गैस हों। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में होते हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, और जब अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देख ले परिभाषा लिखा क्या है समांग उत्प्रेरण का, कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान अवस्था में हो तो उसे समांग उत्प्रेरण। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस हैं। ये दोनों क्या हैं? गैस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है? गैस है। तो देख लिया अभिकारक और उत्प्रेरक किस अवस्था में हो गए? गैस अवस्था में। ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। विषमांग उत्प्रेरण क्या बताया गया कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में हो। तो वही क्रिया में देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन जो प्लेटिनम है ये क्या है? ठोस है। तो देखिए अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न अवस्था में हो गए, और भिन्न भिन्न अवस्था में हो गए तो ये क्रिया कौन सी है? विषमांग उत्प्रेरण का। फिर इस प्रकार अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ऋणात्मक तथा स्व उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। ऋणात्मक तथा स्व उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरण में क्या होता है परिभाषा, कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया की वेग दर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में घट जाती है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया की वेग दर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में घट जाती है, यानी धीरे धीरे होने लगती है, तो वह अपक्रिया कहलाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब देखिए जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरण की परिभाषा लिखा गया है कि जब उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया के वेग को घटाता है तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड है, ये क्या है? सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो सोडियम सल्फेट बहुत तेजी से बनता है। सोडियम सल्फेट बहुत तेजी से बनता है, लेकिन जब हम उसमें ग्लिसरीन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? ग्लिसरीन, तो सोडियम सल्फेट बहुत धीरे धीरे बनता है। यानी ग्लिसरीन जो है ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी अपक्रिया की वेग दर को कम कर देता है। फिर इसी में था स्व उत्प्रेरण। इसी में क्या है? स्व उत्प्रेरण। तो इसका परिभाषा है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही, कोई अपक्रिया हो रही है और उस अपक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही उत्पाद ही अपक्रिया की वेग दर को बढ़ा देता है, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक उसे हम कहते हैं स्व उत्प्रेरण। जैसे परिभाषा क्या लिखा गया है कि जब रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद ही अपक्रिया के वेग दर को बढ़ा देता है तो उस क्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ समीकरण क्या लिखा है, समीकरण लिखा है आपका एथिल एसीटेट CH3COO ये क्या है? एथिल, और ये क्या होता है? एसीटेट। यानी एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं तो एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है, लेकिन एथिल अल्कोहल पहले बनता है और एस्टिक अम्ल बाद में बनता है। तो जब पहले एथिल अल्कोहल बनता है तो बहुत धीरे धीरे बनता है, एथिल अल्कोहल बहुत धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब कुछ समय के बाद जैसे ही एस्टिक अम्ल अल्प मात्रा में बन जाता है, जैसे ही
एसिटिक अम्ल अल्प मात्रा में बन जाता है, तुरंत एथिल अल्कोहल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, अर्थात एथिल अल्कोहल पूरा का पूरा बन जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अपक्रिया में जो एसिटिक अम्ल बन रहा है ये किसका कार्य कर रहा है? स्व उत्प्रेरक का। इस अपक्रिया में एसिटिक अम्ल किसका कार्य कर रहा है? स्व उत्प्रेरक का। हाँ बच्चों, इस प्रकार अगला प्रश्न है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? तो द्रव स्नेही कोलाइड का परिभाषा है वह पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में चला जाता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और वह कोलाइड जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर बहुत देर के बाद भी कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है तो उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे अब दिया है कि द्रव स्नेही कोलाइड का कि वे पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आते ही कोलाइडी अवस्था बना लेते हैं तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया। द्रव विरोधी कोलाइड वे पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आने के कुछ देर के बाद तक कोलाइडी अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं तो उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। इस प्रकार अगला प्रश्न है, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। तो इसका परिभाषा देखिए, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह भार है जो कोलाइडी साल के 10 मिली में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 मिली को डालने पर साल का रंग लाल से नीला होने पर रुक जाता है। जब हम कोलाइडी विलयन लेंगे तो उसका 10 मिलीग्राम जो भार रहेगा उसमें 1% NaCl का विलयन डालेंगे तो जो कोलाइडी का रंग होगा वो लाल से नीला होने पर रुक जाएगा। अगर 1% नहीं डालेंगे तो लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसे हम कहते हैं स्वर्ण संख्या। इस प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या बताया गया है? बराउनी गति। पहला हेडिंग क्या है? बराउनी गति। तो इसका परिभाषा है कि जब कोलाइड के कण लगातार अनियमित दिशाओं में तीव्र वेग से गति करते रहते हैं तो उनके इस गति को कहते हैं बराउनी गति। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम एक बॉक्स बना दें और उसमें एक कण है, उसमें क्या है? एक कण है, तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी किसी भी तरफ वो जा सकता। देखिए, इसी गति को हम क्या कहते हैं? बराउनी गति। इसी गति को हम क्या कहते हैं? बराउनी गति। इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। अगला क्या हेडिंग है? टिंडल प्रभाव। तो इसका टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है कि जब साधारण विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं तो संपूर्ण विलयन काला दिखलाई पड़ता है। संपूर्ण विलयन कैसा दिखलाई पड़ता है? काला। किंतु जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड के कण होते हैं वो चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। किस प्रकार दिखलाई पड़ते हैं? चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। और इसी को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव बताया। फिर अगला प्रश्न है एंजाइम उत्प्रेरण। अगला प्रश्न क्या है? एंजाइम उत्प्रेरण। इसमें बताया गया है कि जब एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया की वेग दर परिवर्तित हो जाती है। जब किसी एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया की वेग दर परिवर्तित हो जाती है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका समीकरण क्या बनेगा एंजाइम उत्प्रेरण का? इसका समीकरण बनेगा, जब हम सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज माने चीनी, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन जब इसमें ईस्ट मिलाएंगे तो इसमें जो इनवर्टेज नामक एंजाइम है, कौन एंजाइम? इनवर्टेज।
जो इनवर्टेज नामक एंजाइम है इज सुक्रोज को यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। C6H12O6 C6H12O6। एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम है फ्रक्टोज। यानी जब हम चीनी को यानी सुक्रोज को इनवर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। तो ये जो इनवर्टेज है ये एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करेगा और ये जो अभिक्रिया लिखी गई है ये अभिक्रिया कहलाएगी एंजाइम उत्प्रेरण क्रिया। फिर अगला है हार्डी-सुलजे नियम। इसमें बताया गया है कि जब किसी विलयन में आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक होगी, जब किसी विलयन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उस विलयन के स्कंदन की क्षमता उतने ही अधिक होती है। ये बताया है किसने? हार्डी-सुलजे ने। जैसे इसमें बताया गया कि यदि हम AlCl3 को किसी विलायक में घोलते हैं और NaCl को किसी विलायक में घोलते हैं, दो चीज़ है, AlCl3 को किसी विलायक में घोलते हैं और NaCl को किसी विलायक में घोलते हैं, तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले स्कंदित कौन होगा? Al वाला, क्योंकि इसमें कितना प्लस आएगा? 3 प्लस और 3 Cl माइनस, और इसमें केवल 1 प्लस आएगा और 1 माइनस। तो यही बताया गया है कि जब किसी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसमें जितने आयन रहेंगे यदि जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और जिसमें आयनों की संख्या जितनी कम होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होती है। इस नियम को हम कहते हैं हार्डी-सुलजे नियम। बच्चों, इस प्रकार 5वें चैप्टर पेश रसायन, क्लास 12th के 5वें चैप्टर पेश रसायन से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी तक आया है या जिनके आने की संभावना 2023 में है वो सभी प्रश्न आपको बहुविकल्पी सहित करवा दिए गए हैं। बस अब आप लोगों को पर डे, अगर आप लोगों को अभी भी 90% से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप लोगों को रेगुलर टाइम टेबल बना के आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब विषयों को पढ़ना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।